मोदी जी और अमित शाह का चुनाव हुआ चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने कहा कि 3 तक जो जिनका नाम है उनको तो हम मानने के लिए तैयार हैं कि भारत के नागरिक हैं। 3 के बाद वाले जो है उनकी नागरिकता उनको साबित करनी है। चुनाव बदलाव का चुनाव है। जनता ऊब चुकी है। 20 साल से नीतीश जी हैं। नीतीश जी मतलब उनके पीछे मोदी जी भी हैं। बिहार में गरीबी छा गई, बेरोजगारी छा गई, अपराध चरम पर है। लिफ्ट का मुद्दा और प्रशांत किशोर का मुद्दा एक ही है बिहार को लेकर, पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा। 40 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, हमें लगता है कि चुनाव तो एक अलग बात है। अभी सबसे ज़्यादा जैसे हमने कहा कि SIR पर बोले, वोटबंदी पर बोले। अभी तो जहाँ चुनाव तो बाद की बात है, वोट सबसे पहले, वोट और वोटर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव का माहौल है तो हम जनता से तो खूब सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार जो दावे कर रही है उसमें कितनी हकीकत है। तो हम सोचे आज दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ है, इनसे ही समझेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की क्या कुछ तैयारियां है या फिर वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, अभी आप लोगों ने जिस तरह से बिहार बंदी की, कई लोग ये कह रहे हैं कि वोटर वेरिफिकेशन में क्या दिक्कत आ रही है जो महागठबंधन सड़कों पर उतर आई। तो दिक्कत ही दिक्कत है, इसमें सहूलियत कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी आप चुनाव आयोग ने जो शुरू में कहा था कि हम 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोगों से संपर्क करेंगे, उनके पास फॉर्म देंगे, उनसे साइन करवाएंगे, लेंगे, और उसमें करीब 5 करोड़ लोगों को सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, अपने पिता माता की नागरिकता साबित करनी होगी, और जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहा है वो लोगों के पास है नहीं। इसलिए इसमें तो पूरे बिहार में बिल्कुल ऐसा पूरा लोगों के सामने संकट आ गया कि यार वोटर लिस्ट से नाम छटने की पूरी आशंका थी, अभी भी है। तो चुनाव आयोग ने इतना ही किया कि चलो ठीक है, पहले आप वैसे ही फॉर्म भर के दे दो, दस्तावेज बाद में देना, लेकिन देना तो है। और अभी जैसे तैसे वो एन्यूमरेशन फॉर्म लोगों से भरवाया जा रहा है। कभी कभी तो लोगों के पास बिना गए, चुनाव आयोग ने कहा था कि हर घर में 3 बार जाएंगे, 2 फॉर्म लेके जाएंगे, एक फॉर्म लोग जमा कर देंगे, एक फॉर्म अपने पास रखेंगे एक्नॉलेजमेंट के रूप में। कहीं लोगों के पास ऐसा नहीं है। तो सिर्फ अभी तो आंकड़ेबाजी हो रही है। और इसके बाद जब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, लोग जब दे नहीं पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि आधार को मान लीजिए या राशन कार्ड को मान लीजिए, वोटर कार्ड को मान लीजिए, हमें नहीं पता चुनाव आयोग मानने वाला है कि नहीं मानने वाला है। अगर ये सब दस्तावेज नहीं माने जाएंगे तब तो लोगों के पास दस्तावेज है नहीं। और तब जो कहा गया कि इसमें ERO के ऊपर उनका हक बनेगा कि वो अपने आधार पर तय कर लेंगे, तो इससे बहुत बड़ा घपला होने वाला है। लेकिन सरकार के लोग सर ये तर्क दे रहे हैं कि जो अस्थायी जनता उनको कोई दिक्कत नहीं, जो घुसपैठिया लोग हैं उनको दिक्कत आने वाली है। तो महागठबंधन के लोग, इनसे क्या दिक्कत है? घुसपैठिया लोग फिल्टर होकर पहली बात तो इस देश में कोई घुसपैठिया, जितने बार सरकार से पूछा गया, सरकार ने कुछ आंकड़ा ही नहीं दिया। आपको मैं बताऊं कि 2019 में पार्लियामेंट में आंकड़ा आया कि सिर्फ 3 केस थे वोटर के बारे में जिनकी नागरिकता संदिग्ध है। अब अचानक ही घुसपैठी कहाँ से आ गए? तो घुसपैठिया तो लोगों को गुमराह करने के लिए एक हवा खड़ा किया गया। बाकी जो दिक्कतें हो रही है, दिक्कत किनको हो रही है? दिक्कत हो रही है हमारे प्रवासी मजदूरों को, दिक्कत हो रही है गांव के उन तमाम गरीबों को जिनके पास ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। दिक्कत हो रही है देश के बिहार के नौजवानों को जिनके पास हो सकता है मैट्रिक तक पढ़ने का मौका नहीं मिला, किसी तरह गाड़ी चलाना सीख करके चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन वो नहीं है। वो मज़दूर जो जॉब मनरेगा में काम करते हैं, जॉब कार्ड है लेकिन जॉब कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। तो दिक्कत तो इन लोगों को आ रही है ना। रोहिंग्या मुसलमान है देश में बहुत, जो उनको वेरीफाई करना है कि ये लोग फर्जी तरीके से रह रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो अगर देश में अगर हम तर्क के खातिर मान भी लें कि कुछ लोग गैर कानूनी ढंग से हिंदुस्तान में घुस गए हैं, तो हिंदुस्तान की जो सीमा है उसकी सुरक्षा का जिम्मा किसका है? अमित शाह का है। BSF है, 50 किलोमीटर तक रेंज है BSF के पास। तो अगर इस देश में कहीं भी, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, कहीं से भी आप कह दें कि भाई गैर कानूनी ढंग से कोई घुस गया, तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका काम है जवाब देना, उनका काम है सुरक्षा की गारंटी करना। उनका काम ये नहीं है कि इस पर हवा खड़ा करके हम लोगों को गुमराह करते रहें। इसीलिए हमें लगता है कि जो बोल रहे हैं उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाई सरकार तो आपकी है, दिल्ली में भी आप हैं, पटना में भी आप हैं, डबल इंजन है, तो कहाँ से ये सवाल पैदा हो रहा है कि कोई घुस जा रहा है? लेकिन कई लोग राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे कि राहुल गांधी जब पटना आए बिहार बंदी के दौरान तो चुनाव आयोग ने उनको डिबेट करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो गए नहीं, जनता को संबोधन किए और लौट गए।
नहीं नहीं, चुनाव आयोग डिबेट करने के, चुनाव आयोग कोई डिबेटिंग प्लेटफॉर्म थोड़ी है। कहते हैं कि कहाँ गलत है वो वेरिफिकेशन के नहीं लिए। नहीं, तो उसमें तो हम लोग गए थे। राहुल गांधी की बात छोड़िए, मल्टी पार्टी डेलीगेशन लेकर के 2 जून को हम लोग चुनाव आयोग के पास गए थे। सारा तर्क हमने चुनाव आयोग को रखा, लोग बिहार की जो चिंताएं हैं उन तमाम चिंताओं से अवगत कराया। चुनाव आयोग बेफिक्र है, उसको आता जाता नहीं है, जो तय कर लिया है वही चुनाव आयोग बोल रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग को तो जवाब देना है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कोई जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया, समय मांग लिया। तो इसीलिए हमें लगता है कि वो डिबेट किन से करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, पूरे बिहार के लोग बोल रहे हैं, जवाब तो नहीं दे रहे हैं। सर आपको क्या लगता है, वेरिफिकेशन से दिक्कत है या चुनाव से पहले हो रहा है इससे दिक्कत है? नहीं नहीं, हमें लगता है कि ये जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस बार है, इस पूरी प्रक्रिया से दिक्कत है। क्योंकि इसने क्या किया, इसमें 4 बुनियादी चीज़ें हैं। देखिए, नंबर 1, इससे पहले वोटर बनने के लिए आप फॉर्म 6 भर के देते थे। उसमें आप कह देते थे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, 18 साल से ज़्यादा, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपका नाम चढ़ जाता था। अगर आपके खिलाफ़ कोई शिकायत करे, कहीं कोई डाउट हो, तो उसमें जाँच पड़ताल होती थी। अब क्या हुआ है कि 2003 के बाद जितने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में चढ़े, चुनाव आयोग ने कहा कि 3 तक जो जिनका नाम है उनको तो हम मानने के लिए तैयार हैं कि भारत के नागरिक हैं। 3 के बाद वाले जो हैं उनकी नागरिकता उनको साबित करनी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने लोगों को आप घुसपैठिया कह करके इतने लोगों को डाउट कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ लोग आपके नज़र में संदिग्ध हैं। दूसरी बात है कि इसमें अगर आप कह रहे हैं कि इन लोगों का वोटर लिस्ट पे नाम नहीं रहेगा, तो वोटर लिस्ट से नाम नहीं रहेगा और वो देश के तब हाफ नागरिक हो जाएंगे। नागरिकों की 2 श्रेणी हो जाएगी ना इस देश में। कुछ लोग होंगे जिनका पास वोटिंग राइट होगा, कुछ लोग होंगे जो सेकंड ग्रेड सिटीजन होंगे। तो इतने सारे सेकंड ग्रेड सिटीजन इस आज़ाद देश में वो कैसे जिएंगे। तीसरी यहाँ बात है कि इस देश में वोटिंग राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे संविधान की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी खूबी है। और दुनिया के कितने सारे देशों में कितनी देर तक लोगों को लड़ना पड़ा, लेकिन हमारे देश में भी जो पहला चुनाव हुआ था आज़ादी से पहले 1935 के कानून के आधार पर, उस समय कितने लोगों के पास वोट डालने का अधिकार थे, गिने चुने लोगों के पास। वो लगता था कि कोई स्टेटस सिंबल है वोटिंग राइट, है ना। आपके पास संपत्ति हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत उस तरह के रईस घर से आते हो, एलिट हो, तो आप वोट डालेंगे। कोई गरीब कैसे वोट डालेगा, महिलाएं क्यों वोट डालेंगी। तो हमारे संविधान ने सबको वोटिंग राइट दे दिया। तो सबके पास जो वोटिंग राइट था, अब उसको धीरे धीरे सीमित करने की, छीनने की कोशिश हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो चुनाव आयोग करवा रही है, तो मोदी सरकार को क्यों आप लोग सीधा टारगेट कर रहे हैं कि वोटबंदी के बाद सीधा नोटबंदी और वोटबंदी? नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने ही तो ऐसा कानून बनाया। इससे पहले हिंदुस्तान में जितने चुनाव आयोग बने थे, वो चुनाव आयोग के चयन की एक प्रक्रिया थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई चुनाव आयोग का चयन 3 लोगों की कमेटी करे, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, नेता प्रतिपक्ष के साथ चीफ जस्टिस हो। अगर ऐसी कमेटी होती तब उस चुनाव आयोग को देश के लोग मानते कि निष्पक्ष एक संस्था है। लेकिन ये जो चुनाव आयोग है, ये मोदी सरकार का बनाया हुआ कानून, और जिस कानून में उन्होंने ये कहा कि भाई 3 लोगों की कमेटी तो होगी, लेकिन 3 लोगों की कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, उनके कैबिनेट के कॉलीग होंगे और नेता प्रतिपक्ष, जिसका मतलब अभी वहाँ मोदी जी है, अमित शाह है। ये तो मोदी जी और अमित शाह का चुना हुआ चुनाव आयोग है। और इसीलिए चुनाव आयोग को भी शायद ये लगता है कि हमारा चयन तो सरकार ने किया, हमें सरकार के साथ मिल कर के काम करना है, विपक्ष जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, उनका जवाब हमको देना नहीं है। तो इसीलिए ये जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग के, पहली बात तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसने जो फरमान जारी किया, ये तुगलकी फरमान है, ये बिहार मंजूर नहीं करेगा। तुगलकी फरमान है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए लोगों ने कहा कि ये वोटबंदी है, नोटबंदी की तरह। लेकिन जैसे नोटबंदी में क्या हुआ कि मोदी जी टीवी पर आए और आ करके बता दिए, पूरे देश में तुरंत बिजली की गति में वो खबर पहुँच गई सबको। लेकिन इसमें अभी भी बिहार में कुछ लोगों को, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अभी भी 15 दिन हो गए हैं, तब भी लोग कह रहे हैं कि अभी हमें पता नहीं है कि क्या मामला चल रहा है। और दूसरी बात है कि इसमें वो कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कब देना है, चुनाव आयोग भी बहुत साफ नहीं कर रहा है। हर रोज़ नई नई बातें हो रही है। हर रोज़ यहाँ लोगों के पास कुछ BLO कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो यहाँ बिहार में बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। जिस दिन आप लोग विरोध कर रहे थे बिहार बंदी के दिन, उस दिन एक चीज़ और सुर्खी बनी कि जब स्टेज पे जब चढ़ने की बात आई, जो गाड़ी के ऊपर आप लोग थे, हमने देखा वहाँ कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया। उस पर आप क्या सोचते हैं?
नहीं, हमें लगता है कि देखिए वो मल्टी पार्टी सब इंडिया गठबंधन के, हमारी पार्टी से मैं तो अकेले था, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी नहीं थे, विधायक दल के नेता नहीं थे, तो कांग्रेस के तो फिर भी 5 लोग थे। इसीलिए मान लीजिए और वही नेता चढ़ना चाहते थे और कांग्रेस के नेताओं को लगा कि नहीं इसमें ठीक नहीं होगा। कहते कि बड़ा नाम है ना बिहार इलेक्शन में, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार चेहरा है। बड़ा नाम छोटा नाम का क्या होता है, चेहरे सब है। तो हमें नहीं लगता है, हम तो पप्पू जी को ही सुने, पप्पू जी ने कहीं कहा कि भाई मेरे नेता राहुल गांधी थे, और राहुल गांधी थे तो बस बात खत्म। उसके बाद पप्पू यादव थे कि नहीं, कन्हैया कुमार थे कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कन्हैया कुमार को इसलिए नहीं चढ़ने दिया जाता ताकि तेजस्वी यादव का राजनीतिक कद छोटा ना हो। नहीं, हमें नहीं लगता है कि देखिए कद तो इससे कोई छोटा बड़ा कौन कैसे किस आधार पर तय करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी बिहार विधानसभा चुनाव में सीट को लेकर क्या चला, कितनी सीटें आप लोग मांग कर रहे हैं? सीट को लेकर बातें शुरू हुई है, सभी दल के लोग अपने अपने सीटों की सूची वहाँ सौंप दिए हैं, बात हो रही है। हमने ये कहा था कि हम पूरे बिहार में 40 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 40 का आंकड़ा हमें ऐसे ऊपर से कोई 40 का आंकड़ा हमने नहीं चुना है, हमने पूरे बिहार के नक्शे को देखा। पिछली बार हम लोग 19 सीट से लड़े थे, 12 जिलों से, 38 जिले हैं, तो कम से कम 25 जिलों में माले की बहुत सघन उपस्थिति है और सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है, लंबे समय से आंदोलन है। और हमने ये चुनाव में देखा जहाँ जहाँ से हम लोग चुनाव लड़े उससे फ़र्क पड़ा। वहाँ सिर्फ उन सीटों पर नहीं, उनके अगल बगल की सीटों पर भी चुनाव इंडिया गठबंधन का या महागठबंधन का बेहतर प्रदर्शन रहा। तो महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, इसके लिए मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि माले और ज़्यादा जिलों से माले के उम्मीदवार हो और बेहतर तालमेल हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं। सर मन मुताबिक अगर सीट ना मिले तो गठबंधन में बरकरार रहेंगे या रास्ता तलाशेंगे कहीं और? नहीं, पहली बात तो हमें क्या रास्ता तलाशना है, हम गठबंधन तो इसलिए बना है कि सबको ज़रूरत है, देश को भी ज़रूरत है इस समय कि भाजपा जैसी पार्टी, इसके खिलाफ अकेले कोई लड़ नहीं सकता। और ये ऐसी पार्टी है जो किसी नियम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, सत्ता के बल पर कुछ भी कर देना चाहती हैं। तो ऐसी पार्टी पर अंकुश लगाने के लिए ये निरंकुश सत्ता उसको जनता चलाए देश में, इसके लिए सबको सबकी ज़रूरत है। लेकिन सर सवाल इसलिए भी आ रहा है कि ओवैसी जी बिहार में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अगर वो महागठबंधन का हिस्सा हो जाए तो लेफ्ट की सीटें तो कम होगी ना? नहीं, पता नहीं महागठबंधन के हिस्सा होंगे नहीं होंगे, वो तो पूरे असर पड़ेगा लगता है, पूरे गठबंधन को तय करना है। अभी फिलहाल तो हम कह रहे हैं कि देखिए किसी से कोई असर नहीं है, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, जनता ऊब चुकी है। 20 साल से नीतीश जी हैं, नीतीश जी मतलब उनके पीछे मोदी जी भी हैं, और ये सरकार बोलने के लिए खूब बोली है विकास की बात। अब बिहार में गरीबी छा गई, बेरोजगारी छा गई, अपराध चरम पर है। हर रोज़ कल हम लोग व्यापारियों का एक सम्मेलन किए बिहार भर के लोगों को बुला करके, और मैं तो हैरान हो गया कि 100 से ज़्यादा छोटे बड़े व्यवसायियों की हत्या पिछले कुछ महीनों के अंदर हो गई। उनको श्रद्धांजलि दे करके हमने सम्मेलन का काम शुरू किया। तो पूरे बिहार में इस समय लोग उबे हुए हैं, लोग तंग आ चुके हैं कि सरकार को बदल देना है। लेकिन मोदी जी जब रैली करने आते हैं तो लगातार वो जंगल राज मंगल राज करते हैं। वो कहते हैं पिछली सरकार जंगल राज थी, ये सरकार बहुत बेहतरीन चल रही है। जनता कह रही कि ये अभी तो महाजंगल राज है। अगर पहले कभी जंगल राज रहा होगा तो आज जो है, जहाँ कभी गोपाल खेमका की हत्या होती है, कभी भाजपा के ही किसी नेता की हत्या हो जाती है, वो भी पटना के अंदर, और बाकी तो जिलों की बात छोड़ दीजिए। तो ये क्या है, ये मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ होता है, मुजफ्फरपुर में इलाज नहीं होता है, भाग करके लाना पड़ता है, यहाँ पटना में PMCH में बेड नहीं मिलता है। तो ये क्या चल रहा है, ये तो महाजंगल राज है। और इसीलिए हमें लगता है कि भाजपा कुछ भी बोले, लोग अतीत में लौट के नहीं जाएंगे, लोग वर्तमान में देख रहे हैं, परेशान है, और लोगों को बदलाव चाहिए। सर मोदी जी इतने सालों से सत्ता में है, नीतीश कुमार बिहार में है, सरकार की कोई भी उपलब्धि आपको नज़र नहीं आती कि कुछ तो सरकार ने कुछ किया होगा आपकी नज़र से? कोई योजना ऐसी हो जो लगा बहुत बेहतरीन है पर इम्प्लीमेंट बेहतर नहीं? पहली बात तो इन्होंने कुछ कहा था लेकिन उसको किया ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो नीतीश जी ने शुरू में की थी कि हम भूमि सुधार करेंगे, शिक्षा सुधार करेंगे, और मुझे लगा था कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये करते तो हमने उन आयोग बने थे, उन आयोगों से हमने काफ़ी सहयोग किया ताकि अच्छी रिपोर्ट बने, अच्छी नीति बने, लेकिन उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। तो यहाँ सरकार ने जो भी कहा, पिछले बार जब नीतीश जी हम लोगों के साथ थे, एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। उस सर्वेक्षण के बाद जब पता चला कि बिहार में करीब 1 करोड़ परिवार 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा रहते हैं मुश्किल से, तो उनके लिए घोषणा हुई कि इन तमाम परिवारों को करीब 94 लाख से ज़्यादा 2 लाख रुपए सरकार देगी। अभी तक नहीं दिया।
तो बातें कुछ तो अच्छी हुई, ज़रूर हम कहेंगे कि बातें अच्छी हुई, लेकिन काम नहीं हुआ। और अभी इसीलिए हम तो कहते हैं कि जो नीतीश जी ने मॉडल खड़ा किया ना, ये फ्लाईओवर बाईपास मॉडल है। पटना शहर में खूब फ्लाईओवर दिख रहे हैं, बड़े बड़े शहर में जाइए तो बाईपास आपको दिख जाएंगे, लेकिन वो फ्लाईओवर और बाईपास, इसका मतलब विकास जो है उड़ के चला गया और जनता के से किनारे से निकल गया। जनता को समर्थक कहते हैं कि फ्लाईओवर क्या विकास का हिस्सा नहीं, कि हम तो मेट्रो भी शुरू होने वाला है। तो वो तो किन के लिए है, कितने लोगों के लिए है, कितने लोगों, हम तो यही कह रहे हैं कि फ्लाईओवर से उड़ के चला गया, नीचे जो है वो परेशान है, चिराग तले अंधेरा है। बाईपास से चला गया, गुजर के चला गया, आपके गांव में घुसा नहीं। तो जो विकास गरीबों के पास नहीं पहुंचता है, बेरोजगारों के पास नहीं पहुंचता है, छोटे कस्बों में नहीं जाता है, गांव में नहीं जाता है, उस विकास को आप क्या कहेंगे? वो बहुत ही अधूरा विकास है, बहुत ही सतही किस्म का विकास है। तो सर, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक और आपके राजनीतिक विरोधी होंगे, प्रशांत किशोर, उस पर क्या सोचते हैं आप? प्रशांत किशोर जी शुरू में जब आए थे, देखिए लोगों में काफ़ी उत्साह था, उत्सुकता थी कि नए आए हैं, कुछ नया कुछ बोलेंगे। लेकिन जब से प्रशांत किशोर जी ने वो लोकसभा चुनाव में मोदी जी के 400 पार का नारा, उसके समर्थन में कूद पड़े, अब बोलने लगे कि नहीं सब ठीक है, मोदी जी 300 से ज़्यादा सीट जीत करके आ रहे हैं, और नहीं जीते मोदी जी, 240 पर अटक गए, तो लोगों का प्रशांत किशोर पर भरोसा कम हो गया। और इसीलिए प्रशांत किशोर जी जैसा अभी SIR इतना बड़ा मुद्दा है, बिहार के लिए इतना बड़ा संकट है, मुझे नहीं मालूम प्रशांत किशोर जी क्या बोल रहे हैं। तो बिहार के ज़रूरी सवालों पर बोले, खुलकर बोले, और उसमें तब लोग सोचेंगे कि भाई पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में राय बनाएंगे। अभी तो बोल ही नहीं रहे हैं बिहार के राजनीतिक जानकार सर ये कह रहे हैं कि लिफ्ट का मुद्दा और प्रशांत किशोर का मुद्दा एक ही है बिहार को लेकर, पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, तो कभी इन दोनों का गठबंधन एक मंच पे देखने को मिल सकता है। आपको लगता है कोई स्कोप है ऐसा? नहीं, पहली बात तो कुछ बोले, उस पर कुछ करें, तब की बात है। तो प्रशांत किशोर जी, हमें लगता है कि चुनाव तो एक अलग बात है, अभी तो क्या चुनाव में करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जैसे हमने कहा कि SIR पर बोले, वोटबंदी पर बोले। अभी तो जहाँ चुनाव तो बाद की बात है, वोट सबसे पहले, वोट और वोटर के वोटिंग राइट, वो वोटिंग राइट अगर खतरे में है, मतदाता सूची में नाम रहेगा कि छंट जाएगा, ये सवाल बिहार के लाखों करोड़ लोगों के सामने है। अभी सबसे पहले तो इस संकट का मुकाबला करना है। अभी सर बात करें अगर कन्हैया कुमार की, पहले वो आपकी लेफ्ट की विचारधारा से जुड़े थे, अब वो कांग्रेस के साथ है, तो लगता नहीं कि बिहार में कोई पढ़ा लिखा आदमी लीड करे? क्योंकि कई लोग ग्राउंड पे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि तेजस्वी से बेहतर अगर कन्हैया महागठबंधन को लीड करे तो जनता ज़्यादा भरोसा करेगी। भाई जनता क्या डिग्री देख करके भरोसा करती है? मोदी जी का तो डिग्री मोदी जी आज तक नहीं दिखा पाए। अगर यही बात होगी कि डिग्री की बात है, तो मोदी जी की डिग्री तो सबसे बड़ा देश में सवाल बना हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि औपचारिक शिक्षा एक बात है, लेकिन जीवन का अनुभव राजनेताओं के लिए, जनता से अगर आप जुड़े हुए हैं, जनता के सवालों पर लड़ रहे हैं, वो असली बात है। और इसीलिए कौन कितने पढ़े लिखे हैं वो ठीक है, छात्र राजनीति के लिए चर्चा है। JNU में निश्चित तौर पर कोई JNU के नेता हैं, JNU के नेता जब बिहार में आते हैं, हमारे संदीप सौरभ जी आए हैं, काम कर रहे हैं, तो JNU के सवाल पर तो नहीं कर रहे हैं, अभी शिक्षा नीति पर लड़ रहे हैं, गरीब के लिए लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि देखिए इससे इस आधार पर तय होगा कि कौन किनके पास कितनी डिग्री है, वो बिहार की शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज, हम तो कह रहे हैं कि वो डिग्री से बात नहीं होगी। लड़कियों के लिए हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज हो, कितने स्कूल खोले जा रहे हैं, कितने कॉलेज बनाए जा रहे हैं। उस स्कूल में आप देख लीजिए, हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं इस समय, छात्रवृत्ति आप कितना दे रहे हैं, ये है सवाल। तो शिक्षा के प्रति नेता का नज़रिया क्या है? शिक्षा को सीमित कर देने वाला, नई शिक्षा नीति महंगी बनाने वाला, या शिक्षा को गरीबों के घर घर तक पहुंचाने वाला? ये महत्व। तेजस्वी को शिक्षा इस पे ही घेरते हैं कि खुद पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये दिखाता है कि जिस विजन नहीं है एजुकेशन को लेकर। नहीं, हमें लगता है कि सवाल वो नहीं है, सवाल तो है कि नई शिक्षा नीति। प्रशांत किशोर जी बोलो ना, नई शिक्षा नीति पर उनका क्या कहना है? नई शिक्षा नीति जो अम्बेडकर ने कहा था, गरीब के लिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, तो गरीबों की शिक्षा छीन रहे हैं, शिक्षा को महंगी बना रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी अस्पताल नहीं, सरकारी विश्वविद्यालय नहीं। तो हमें तो लगता है कि सवाल ये है कि शिक्षा नीति, उसको तो कम से कम सरकार जिम्मेदारी ले। कुछ और नहीं कर सकती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो मोर्चे पर तो सरकार जिम्मेदारी ले। सर, अभी जो नई पीढ़ी आ रही है, लगता है कि इसमें लेफ्ट की आइडियोलॉजी जो नए युवा है उसमें है कुछ, क्योंकि अभी सब जो युवा पीढ़ी है वो हिंदुत्व की बात करती है, नेशनैलिटी की बात करती है, तो आपको लगता है कि लेफ्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है जमीन पर, या लग रहा है इसको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
अभी जेएनयू में चुनाव हुआ, जेएनयू में फिर एक बार देखिए हमारे बिहार के ही साथी नीतीश कुमार जीते हैं, जेएनयू में अध्यक्ष बने हैं। पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे शिक्षा के लिए, मैंने पूरे जेएनयू से लेकर के पूरे देश भर की शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये नौजवान तो आज परेशान है। आप जिसे आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति, तो हिंदुत्व छोड़िए, अभी देश में एक सेना में नौकरी मिलती थी और सेना की नौकरी उसमें भी आप अग्निवीर ले आए कि 4 साल में रिटायर कर जाना है। 22 साल के नौजवान उसको रिटायर होकर के घर लौट के आना पड़ेगा। तो नौजवान तो ठग लिए गए इस देश में, नौजवान परेशान है, नौजवान में गुस्सा है इस समय, नौजवान कोई इस सब की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो गुस्सा चुनाव में नजर नहीं आता ना सर। आता है। पिछले 2020 में भी काफ़ी गुस्सा दिखा था, तो इस बार और दिखेगा। सर आप जेएनयू का जिक्र करें, जेएनयू में जो राजनीति करते हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो उन लोग को अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है, एंटी नेशनल किया जाता है। तो लगता है कि चुभता है वो शब्द, या लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, कोई सच्चाई इसमें, देखिए ये तो सरकार की भाषा है। अब वो कोई भी सच बोले उसको कह देते हैं अर्बन नक्सल, सच बोलने वालों का अर्बन नक्सल कहते हैं। इस देश में संविधान की बात करने वालों का अर्बन नक्सल कह देते हैं। इसका मतलब क्या? तो हमें लगता है कि सच बोलना, उसके लिए कोई कुछ भी कह दे हमें, हम तो सच बोलेंगे। एंटी नेशनल शब्द सीधा एंटी नेशनल तो कल कौन लोग बोल रहे हैं? जो खुद एंटी नेशनल हैं, जो खुद एंटी नेशनल। कहाँ से हम लोग बने थे? आज़ादी के आंदोलन से बने थे। भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके बने थे। जो अब ट्रंप के सामने जा करके पूरा हिंदुस्तान के स्वाभिमान को गिरवे रख दिया, वहाँ जा करके घुटने टेकने वाले लोग ये हमें नेशनलिज्म सिखाएंगे? ये लोग नेशनलिज्म नहीं सिखा सकती, एंटी नेशनल है। कई लोग कहते हैं जब से कन्हैया कुमार पे ये शब्द लगा है एंटी नेशनल का, तब से पूरे नहीं, वो तो साबित नहीं, वो तो झूठ था। वो तो बिल्कुल झूठा एक वीडियो बना करके डाला गया था और वो तो अभी कोर्ट ने भी कह दिया है। ये तो बिल्कुल झूठ प्रचार करते हैं लोग, समझते हैं कि बार बार बोलो, बहुत झूठ बोलो तो वो झूठ सच हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आप प्रभावित कर दे सकते हैं, हमेशा देश की पूरी जनता को आप बिल्कुल झूठ से बरगला नहीं सकते। तो आप सुन रहे थे दीपांकर भट्टाचार्य जी को। आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।